मुझे लगता है ये बहुत ही आम इंसानी फितरत है कि हम अपनी जिंदगी के हर फैसले को ना पूरी तरह से अपना मानते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह उठकर कौन सी कॉफी पीनी है या फिर पढ़ाई के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। एग्जैक्टली मतलब किन लोगों के साथ उठना बैठना है, करियर में कहाँ जाना है। हमें लगता है कि जिंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। सही बात है। ये सोचना मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सुकून देता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, कि जो भी कर रहे हैं अपनी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। हाँ, और इंसान ये मानना ही नहीं चाहता कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों को दिशा दे रही है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का चश्मा पहनते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत अलग होती है और थोड़ी असहज करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि ये तस्वीर बताती है कि हमारे कई फैसले असल में हमारे होते ही नहीं हैं। राइट। वे एक बहुत ही जटिल और अदृश्य व्यवस्था द्वारा पहले से तय किए जा रहे होते हैं। और यही बात आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य फोकस है। बिल्कुल। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक रॉबर्ट के मर्टन के काम पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मिशन इस डीप डाइव में ये डिकोड करना है कि समाज नाम की ये जो विशाल इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये काम कैसे करती है, बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई सीधा आदेश दिए। हाँ, बिना आदेश दिए ये व्यवस्था कैसे इंसान के व्यवहार, उसकी सोच और उसके पूरे जीवन पथ को कंट्रोल करती है। मर्टन कोई सामान्य विचारक नहीं थे। मैं कहूंगी कि उनका काम समाज की इस मैट्रिक्स को समझने जैसा है। एकदम सही कहा आपने। रॉबर्ट के मर्टन, जिनका जीवन काल 1910 से 2003 तक रहा, वे सिर्फ किताबी बातें या हवाई दार्शनिक विचार नहीं दे रहे थे। उनका अप्रोच काफी साइंटिफिक था ना? बिल्कुल। उन्होंने समाज के काम करने के तरीके को एक विज्ञान की तरह देखा। मर्टन को मैक्रो स्तरीय संरचनात्मक प्रकार्यवाद, जिसे अंग्रेजी में मैक्रो लेवल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। एक मिनट, ये शब्द मैक्रो स्तरीय संरचनात्मक प्रकार्यवाद सुनने में बहुत ही भारी भरकम और अकादमिक लगता है। हाँ, थोड़ा जटिल तो लगता है सुनने में। तो अगर इसे बिल्कुल आम भाषा में समझना हो तो क्या इसका मतलब ये है कि वे किसी एक इंसान की व्यक्तिगत कहानी पर जूम इन नहीं कर रहे थे, बल्कि उस पूरे सांचे को देख रहे थे जिसमें वो इंसान ढाला जा रहा है? एग्जैक्टली। मैक्रो स्तरीय दृष्टिकोण का मतलब ही यही है कि जूम आउट करके पूरी बड़ी तस्वीर को देखना। अच्छा। मतलब मर्टन ये नहीं देखते कि कोई एक व्यक्ति अपराध क्यों कर रहा है या कोई बहुत सफल क्यों हो रहा है। इसके बजाय वे ये देखते हैं कि समाज का पूरा ढांचा ही कुछ ऐसा है जो एक तरफ सफलता को जन्म दे रहा है और दूसरी तरफ अपराध को। समझ गए। उनके लिए समाज एक विशाल इमारत या एक बड़े कारखाने की तरह है जहां हर एक हिस्सा संतुलन बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। और समाज के इस काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें मर्टन के गुरु टैलकॉट पार्सन्स के विचारों को भी देखना होगा। हाँ, यहाँ मुझे स्रोतों से एक बहुत ही दिलचस्प रूपक याद आ रहा है उनका। अगर हम इस पूरी दुनिया या समाज को एक बहुत ही जटिल कार मान लें। ठीक है, एक कार। तो मर्टन के जो गुरु थे पार्सन्स, ऐसा लगता है कि उनका भव्य सिद्धांत या जो ग्रैंड थियोरी थी, वो उस पूरी कार को एक ही बार में समझने की कोशिश थी। हाँ, एक ही झटके में सब कुछ। राइट। मतलब एक ही सिद्धांत के जरिए कार का इंजन, उसकी एरोडायनामिक्स, टायर का घर्षण, अंदर की वायरिंग, सब कुछ एक साथ समझना। ये तो प्रैक्टिकली बहुत ही असंभव और उलझाने वाला लगता है। बिल्कुल अव्यावहारिक है। पार्सन्स का लक्ष्य एक ऐसा सर्वव्यापी सिद्धांत बनाना था जो मानव समाज की हर एक गतिविधि की व्याख्या कर सके। तो क्या मर्टन का जो मध्य श्रेणी सिद्धांत है, जिसे मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं, वो इस जिद को छोड़कर सिर्फ ये समझने पर केंद्रित था कि कार का इंजन या ब्रेक कैसे काम करते हैं? एग्जैक्टली, सटीक तुलना है ये। मर्टन ने बहुत जल्दी ये भांप लिया कि ये जो भव्य सिद्धांत है, ये इतना अमूर्त हो गया है कि इसका असली दुनिया की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं बचा है। मतलब उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता था। एग्जैक्टली, उसे मापा या परखा नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने मध्य श्रेणी सिद्धांत की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को एक साथ समझने की जगह हमें समाज के छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि केवल शिक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। हाँ, या फिर न्याय प्रणाली का समाज पर क्या असर होता है। ये अप्रोच विज्ञान के बहुत करीब था, क्योंकि इसमें परिकल्पनाओं को असल दुनिया के डेटा के साथ परखा जा सकता था। तो अगर मर्टन समाज के इन अलग-अलग इंजनों या संस्थाओं को अलग-अलग करके देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि ये संस्थाएं असल में काम क्या करती हैं। और समाजशास्त्र में इन कार्यों को प्रकार्य या फंक्शंस कहा जाता है। मर्टन ने समाज में होने वाले किसी भी कार्य के परिणामों को 4 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा। जहां तक मुझे याद है, ये है अभिव्यक्त प्रकार्य यानी मैनिफेस्ट, अव्यक्त प्रकार्य यानी लेटेंट, दुष्प्रकार्य यानी डिसफंक्शन, और चौथा गैर प्रकार्य या नॉन फंक्शन। बिल्कुल सही। और ये मर्टन के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। उन्होंने समझाया कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके परिणाम हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। तो अगर हम पहली श्रेणी अभिव्यक्त प्रकार्य की बात करें तो ये वो है जो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, ये किसी भी काम का घोषित, जाना माना और इच्छित परिणाम है। उदाहरण के लिए एक अस्पताल का अभिव्यक्त प्रकार्य है बीमारों का इलाज करना। ये बिल्कुल सीधा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है ना, जब हम दूसरी श्रेणी यानी अव्यक्त प्रकार्य या लेटेंट फंक्शन पर आते हैं। बिल्कुल, छिपे हुए परिणाम। हाँ, वो छिपा हुआ परिणाम जो अपने आप हो जाता है, जिसके बारे में किसी ने प्लान नहीं किया था। जैसे एक विश्वविद्यालय का अव्यक्त प्रकार्य तो शिक्षा देना है। लेकिन उसका अव्यक्त प्रकार्य क्या है? यही कि वो विवाह का एक बहुत बड़ा बाजार बन जाता है। मतलब लोग वहां जाते तो पढ़ाई के लिए, लेकिन जीवन साथी या जिंदगी भर के पक्के दोस्त लेकर लौटते हैं। ये लक्ष्य लेकर तो कोई एडमिशन नहीं लेता। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और देखिए, ये अव्यक्त प्रकार्य हमेशा सकारात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अच्छी नीयत से उठाए गए कदमों के बहुत ही अनपेक्षित और उल्टे परिणाम सामने आते हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। जैसे अगर समाज में जुए या सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसका उद्देश्य तो नेक ही होता है। हाँ, इसका अभिव्यक्त उद्देश्य है समाज की नैतिकता को बचाना, लोगों को बर्बाद होने से रोकना। लेकिन जमीनी हकीकत में इसका अव्यक्त परिणाम क्या होता है? अंडरग्राउंड माफिया का जन्म। एग्जैक्टली। ये तुरंत काले बाजार और अवैध सट्टेबाजी के अड्डों को जन्म दे देता है। जिस अपराध को रोकने के लिए कानून बना, उसी ने अनजाने में एक नए संगठित अपराध को पैदा कर दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। मर्टन यही समझाना चाहते थे कि कोई भी नीति निर्माता ये नहीं चाहता कि माफिया पैदा हो, लेकिन सामाजिक संरचनाएं इतनी जटिल हैं कि आप एक जगह दबाव डालते हैं तो दूसरी जगह से कुछ अलग ही परिणाम निकल आते हैं। एक और बहुत ही संवेदनशील उदाहरण जो हमने पढ़ा था, बलात्कार पीड़ित संरक्षण कानून। इन कानूनों का अभिव्यक्त उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि पीड़ितों को सुरक्षित महसूस कराना और न्याय दिलाना। बिल्कुल, ये उनकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन व्यवस्था इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कई बार इसका अव्यक्त परिणाम ये होता है कि कानूनी प्रक्रिया की लंबाई और समाज की बदनामी के डर से पीड़ित शिकायत दर्ज करने से ही पीछे हट जाते हैं। मतलब जिस व्यवस्था को ढाल बनना था, वो अनजाने में एक बाधा बन जाती है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मर्टन इसी बात पर जोर देते थे कि हमें सिर्फ इरादों को नहीं, बल्कि जमीन पर हो रहे वास्तविक परिणामों को देखना चाहिए। मानवशास्त्र से इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण होपी जनजाति के रेन डांस का भी आता है। अच्छा, वो बारिश बुलाने वाला डांस। ये एक पारंपरिक अनुष्ठान है जहां लोग बारिश बुलाने के लिए एक साथ नाचते हैं। अब इसका अभिव्यक्त कार्य है बादलों को बुलाना। लेकिन विज्ञान तो कहता है कि नाचने से बारिश का कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। तो क्या ये पूरी गतिविधि बेकार है? एक साधारण इंसान कहेगा कि हाँ, ये व्यर्थ है। लेकिन मर्टन के प्रकार्यवाद के अनुसार ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। तो इसका अव्यक्त प्रकार्य क्या है? जब पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा होता है, एक ही लय में नाचता है, तो उनके बीच की एकजुटता और आपसी भरोसा बहुत मजबूत हो जाता है। ये अनुष्ठान मौसम को भले ही ना बदले, लेकिन समाज को टूटने से बचाता है। अरे वाह, ये सच में देखने का एक अद्भुत नजरिया है कि कैसे एक असफल अनुष्ठान भी समाज को एक धागे में पिरो रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है दुष्प्रकार्य या डिसफंक्शन। ये तो व्यवस्था को बिगाड़ने वाला काम करता है ना? हाँ, ये समाज के इंजन की वो खराबी है जो व्यवस्था को ठीक से चलने नहीं देती, जैसे अपराध, दंगे या भारी आर्थिक असमानता। और चौथी श्रेणी है गैर प्रकार्य यानी नॉन फंक्शन। मतलब वो पुरानी रस्में जिनका आज के दौर में कोई तुक नहीं बनता, वे बस ढोई जा रही हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है। एग्जैक्टली। और इसी दुष्प्रकार्य की अवधारणा से मर्टन का सबसे गहरा सिद्धांत जन्म लेता है। जरा सोचिए, जब समाज की संरचनाएं सही परिणाम नहीं देती तो एक आम इंसान के दिमाग पर इसका क्या असर होता है? मुझे लगता है यहीं से वो भारी तनाव पैदा होता है, जिसे मर्टन तनाव और एनोमी का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रेन एंड अनोमली।
एनोमी यानी नॉर्मलेसनेस, ये वो स्थिति है जब समाज के नियम टूट जाते हैं या इतने उलझ जाते हैं कि एक आम इंसान के लिए उनका पालन करना लगभग असंभव हो जाता है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि समाज हमारे दिमाग में बचपन से क्या डालता है। मर्टन कहते हैं कि हर समाज के दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला है सांस्कृतिक लक्ष्य या कल्चरल गोल्स। जैसे आज के पूंजीवादी समाज में सबसे बड़ा लक्ष्य है सफलता, शानदार करियर, बड़ा घर और खूब सारा पैसा। बिल्कुल, समाज हर किसी को यही सपना बेचता है। और दूसरा पहलू है संस्थागत साधन या इंस्टीट्यूशनल मीन्स। मतलब उन लक्ष्यों तक पहुंचने का सही और कानूनी रास्ता। हाँ, समाज कहता है कि अगर आपको वो बड़ा घर चाहिए तो कड़ी मेहनत करो, अच्छी शिक्षा लो, ईमानदारी से नौकरी करो। लेकिन असलियत में ऐसा होता कहाँ है? आदर्श स्थिति तो ये है कि सबको साधन मिले, लेकिन समाज सफलता का सपना तो सबको बराबर बांट देता है, पर वहां तक पहुंचने के अवसर सबको बराबर नहीं देता। और यहीं पर वो भयानक तनाव या स्ट्रेन पैदा होता है। जरा सोचिए उस युवा के बारे में जो बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से है। टीवी और सोशल मीडिया उसे भी वही सफलता का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पास बड़े कॉलेज में जाने के पैसे नहीं है, रास्ते बंद है। तो क्या जब समाज खुद ही लोगों को सफलता के लिए पागल कर देता है और फिर रास्ते बंद कर देता है, तो लोग मजबूर होकर भटकते हैं? मर्टन का विश्लेषण बिल्कुल यही है। वे बताते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण व्यक्ति 5 अलग-अलग तरीकों से अनुकूलन करता है। इसे अनुकूलन के 5 तरीके या मोड्स ऑफ अडैप्टेशन कहते हैं। पहला है अनुरूपता या कन्फर्मिटी। अनुरूपता मतलब जो चल रहा है उसे मान लेना। हाँ, व्यक्ति समाज के लक्ष्यों को भी मानता है और साधनों को भी। वो चुपचाप कड़ी मेहनत करता है। आम कानून मानने वाले नागरिक इसी में आते हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है नवाचार यानी इनोवेशन। यहाँ व्यक्ति लक्ष्य, पैसे और सफलता को तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन साधनों को नकार देता है। वह अपने खुद के शॉर्टकट ईजाद करता है। अरे, तो ये शॉर्टकट ही तो अपराध है। मतलब चाहे वो बैंक लूटना हो या टैक्स चोरी करना। मर्टन की नज़र में टैक्स चुराने वाला बिजनेसमैन और सड़क पर चोरी करने वाला इंसान दोनों ही नवाचार कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक। दोनों लक्ष्य चाहते हैं पर ईमानदारी का रास्ता छोड़ चुके हैं। तीसरा तरीका है अनुष्ठानवाद यानी रिचुअलिज्म। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत उदास करने वाला है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति अंदर से हार मान लेता है। वह बड़े लक्ष्यों को छोड़ लेता है, लेकिन फिर भी वह एक मशीन की तरह रोजमर्रा के नियमों से चिपका रहता है। यह तो उस आम क्लर्क की तरह है जिसे पता है कि उसका प्रमोशन नहीं होने वाला, फिर भी वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, बस एक अनुष्ठान की तरह। एग्जैक्टली। चौथा तरीका है पलायनवाद या रिट्रीटिज्म। इसमें तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति पूरी व्यवस्था से ही बाहर निकल जाता है। वो लक्ष्य और साधन दोनों को खारिज कर देता है। मतलब जो लोग समाज से कट जाते हैं, जैसे गंभीर रूप से नशे के आदी लोग। हाँ, वे इस दौड़ का हिस्सा ही नहीं रहना चाहते। और अंतिम है विद्रोह या रिबेलियन। विद्रोही सिर्फ हार मान कर नहीं बैठता, वो तो पुरानी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना चाहता है। बिल्कुल। वो अपने नए लक्ष्य और तरीके समाज पर थोपना चाहता है। क्रांतिकारी और विद्रोही समूह इसी में आते हैं। ये विश्लेषण सच में दिमाग झकझोर देता है कि कैसे एक ही व्यवस्था एक ईमानदार नागरिक को भी जन्म देती है और एक अपराधी को भी। हाँ, कोई जन्म से ऐसा नहीं होता। अब अगर हम मैक्रो स्तर से थोड़ा नीचे आएं, रोजमर्रा की जिंदगी पर, तो एक अकेला इंसान खुद को इस भीड़ में आंकता कैसे है? इसके लिए तो मर्टन ने संदर्भ समूह सिद्धांत या रेफरेंस ग्रुप थ्योरी दी थी ना, हर्बर्ट हाइमन के विचार को आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल। ये सिद्धांत बताता है कि इंसान हमेशा किसी न किसी समूह को एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करता है। इसके 2 प्रकार हैं। सकारात्मक संदर्भ समूह, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसे एक मेडिकल छात्र के लिए सफल डॉक्टर्स। हाँ, और दूसरा है नकारात्मक संदर्भ समूह, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इस तुलना के खेल में वो सापेक्षिक अभाव या रिलेटिव डेप्रिवेशन वाला एंगल बहुत खतरनाक है। हम सोचते हैं कि ऊंचे लोगों को देखकर प्रेरणा मिलेगी, पर मर्टन कहते हैं कि ये हीन भावना भी पैदा करता है। एग्जैक्टली। व्यक्ति वस्तुनिष्ठ रूप से बिल्कुल ठीक हो सकता है, अच्छी नौकरी, घर, लेकिन ऊंचे समूह से तुलना उसे अभाव महसूस कराती है। ये तो आज के सोशल मीडिया का सबसे कड़वा सच है यार। इंसान अपने अच्छे खासे जीवन में बैठा है, पर स्क्रीन पर किसी और की लग्जरी छुट्टियां देखकर तुरंत गरीब महसूस करने लगता है। सही कहा। अब एक व्यक्ति अपनी इन सारी भूमिकाओं को कैसे संभालता है?
इसके लिए मर्टन ने एक बहुत ही शानदार इमारत वाला रूपक दिया। हाँ, मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। पूरी इमारत एक व्यक्ति है, उसकी मंजिलें स्थिति सेट या स्टेटस सेट हैं। जैसे एक मंजिल शिक्षक की, दूसरी माँ की, और हर मंजिल के कमरे भूमिका सेट हैं या रोल सेट हैं। बिल्कुल, शिक्षक वाली मंजिल पर एक कमरा पढ़ाने का, दूसरा अभिभावकों से बात करने का। लेकिन फिर इनमें भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब एक बेहतरीन कर्मचारी बनने के चक्कर में माता पिता की भूमिका में कमी आ जाती है, तो ये मंजिलें आपस में टकराती हैं। और यही मॉर्टन राहत देते हैं कि आपकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये एक संरचनात्मक परिणाम है। समाज ने इन भूमिकाओं को डिजाइन ही ऐसा किया है कि समय की कमी के कारण टकराव तय है। ये जानकर कितना हल्का महसूस होता है। अब जब इंसान इतनी भूमिकाएं निभा रहा है, तो उसके मन में डर भी पैदा होते हैं। मर्टन ने इसे भविष्यवाणी की शक्ति कहा है, स्वयं पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी, यानी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हाँ, अगर आप किसी झूठी बात को सच मान लें तो आपका व्यवहार ऐसा बदलता है कि वो अंततः सच हो जाती है। मैं फेल हो जाऊंगा सोचकर पढ़ना छोड़ देना और सच में फेल हो जाना। और इसका उल्टा है, स्वयं विफल होने वाली भविष्यवाणी या सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी। फेल होने के डर से इतनी ज्यादा मेहनत करना कि इंसान अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बिल्कुल, मर्टन के ये पूरा बौद्धिक सफर बहुत व्यापक है। 1949 की उनकी किताब सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने लिखा था, इफ आई हैव सीन फर्दर, इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मतलब यदि मैंने आगे तक देखा है तो वो दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर ही संभव हुआ है। लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को आंख मूंद कर नहीं माना। नहीं, उन्होंने शास्त्रीय प्रकार्यवाद की बुनियादी मान्यताओं को खारिज किया, जैसे प्रकार्यात्मक एकता, कि एक हिस्सा बिगड़ा तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। मर्टन ने कहा, समाज इतना नाजुक नहीं है। और उन्होंने सार्वभौमिक प्रकार्यवाद को भी नकारा, जो कहता था कि हर रस्म का कोई फायदा होता है। हाँ, और सबसे बड़ा खंडन था अपरिहार्यता या इंडिस्पेंसिबिलिटी को तोड़ना। पुराने विचारक कहते थे कि हर संस्था, जैसे धर्म या परिवार, अपरिहार्य है। पर मर्टन ने प्रकार्यात्मक विकल्प या फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स की अवधारणा दी। मतलब कोई भी संस्था अपरिहार्य नहीं है। जो काम आज धर्म कर रहा है, कल कोई और राजनीतिक विचारधारा कर सकती है। एग्जैक्टली, समाज के पास हमेशा विकल्प होते हैं। मर्टन का काम इतना गहरा था कि उनके बाद प्रकार्यवाद में कुछ और जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो पूरे डीप डाइव को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि मर्टन का समाजशास्त्र हमें एक एक्सरे दृष्टि देता है। ये दिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत समस्याएं अक्सर बड़े सामाजिक ढांचों का परिणाम होती हैं। और जब इंसान ये समझ जाता है तो वो खुद को व्यर्थ के अपराधबोध से मुक्त कर सकता है। बिल्कुल। एपिसोड मेरा मतलब है, इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले स्रोतों का वो एक अंतिम गहरा विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। मर्टन ने लिखा था, एक प्रमुख अमेरिकी गुण महत्वाकांक्षा, एक प्रमुख अमेरिकी अवगुण विचलित व्यवहार को बढ़ावा देता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या किसी समाज में सफलता पर हद से ज्यादा जोर देना ही उस समाज में अपराध और नियम तोड़ने की मूल वजह बन जाता है? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए विदा।